नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज चैनल में। अब फिर एक नए विषय को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। हमारे साथ में है विदर्भ नेता तथा भाजपा के पूर्व नेता श्री शैलबाजी अग्रवाल। सर, आपका विदर्भ सम्राट न्यूज चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, कुछ ही दिनों पहले हमने बात की थी पेट्रोल डीजल की जी बढ़ती दरों के बारे में, और आपका जो अपील थी कि राज्य केंद्र सरकार ने उसके रेट कम करना चाहिए, तो अभी उनकी क्या बोलेंगे इस बारे में? केंद्र सरकार से मैंने 3-4 रुपये पहले अपील किया था कि भीषण गर्मी में देश की जनता भीषण महंगाई का सामना कर रही है। डीजल पेट्रोल पदार्थ जो है, इसके कारण महंगाई कम ज़्यादा होती है, तो पेट्रोलियम पदार्थों में टैक्स कम कीजिए। तो भारत सरकार ने मेरी अपील पर ध्यान दिया है, और भी लोगों ने अपील किया होगा। कल भारत सरकार ने डीजल पे 6 रुपया, पेट्रोल पे 8 रुपये कम किया है। उसका असर ये हुआ कि 9.5 रुपये पेट्रोल में कम हुआ है और 7 रुपये डीजल पे कम हुआ है। सरकार की देखा देखी राज्य सरकारों को भी डीजल पेट्रोल पे वेट कम करना चाहिए, ताकि राज्य की जनता को भी फायदा मिल सके। भारत में 29 राज्यों में सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, जहाँ पे 27 राज्यों से ज़्यादा टैक्स वसूल किया जा रहा है। ऐसे इनको नहीं करना चाहिए। मैं महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से अपील करता हूँ कि वो भी अपने राज्य में टैक्स कम करे, ताकि उसका दोहरा फायदा राज्य की जनता को मिल सके। सर, केंद्र सरकार ने इससे पहले भी एक कदम उठाया था, नोटबंदी, जिसकी वजह से काला धन वापस लाने की जो बात की गई थी, लेकिन काले धन के बारे में ना मोदी जी बोल रहे हैं, ना बाबा रामदेव जी बोल रहे हैं, और जो अन्ना हजारे जी थे वो तो अभी खामोश है। क्या बोलेंगे इस बारे में? काला धन जो है, देश में काला धन कभी नहीं आ सकता बाहर से, क्योंकि सभी राजनेताओं का, सभी बड़े उद्योगपतियों का और सभी अधिकारियों का काला धन रहता है। हर पार्टी से संबंध रहते हैं। कांग्रेस वालों को भी काला धन रहता है, राका वालों को भी रहता है, बीजेपी वालों को भी रहता है। करीब सभी पार्टियों आपस में एक है। नीचे छोटे कार्यकर्ता लड़ते हैं, काला धन लाओ, लेकिन काला धन कैसे लाएंगे? क्योंकि सभी के अकाउंट का काला धन वहाँ पर है, इसलिए काला धन नहीं आ सकता। काला धन के तो नहीं आता, लेकिन यहाँ भारत में भी इतना काला धन है कि अभी झारखंड में एक पूजा सिंघल नाम की IAS अधिकारी है, उसके यहाँ से करीबन 23 करोड़ रुपये निकला है, और इंक्वायरी चालू है। कितना निकलता है मालूम नहीं। इस प्रकार के हजारों अधिकारियों के पास में काला धन है, हजारों भ्रष्ट नेताओं के पास काला धन है। अगर एक बार इनका राष्ट्र हित में सबका नार्को टेस्ट हो जाए, तो इतना काला धन मिलेगा कि भारत जो सोने की चिड़िया का खिताब जो हार चुका था, वो सोने की चिड़िया खिताब दोबारा हासिल कर सकता है। सर, आपको नहीं लगता जो राजनेता है उनकी प्रॉपर्टी की भी जांच की जाए? उनके पास अनाप शनाप प्रॉपर्टी, अनाप शनाप पैसा है, लेकिन उनकी भी जांच नहीं हो पा रही। क्या बोलिए? उनकी जांच होना चाहिए, हो सकती है जांच। सरकार चाहे तो, सरकार गंभीर रहे तो नार्को टेस्ट करेंगे तो सब उसमें काला धन भी आ जाएगा और प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा नार्को टेस्ट करने में। और रजिस्ट्रार के पास में सबकी जानकारी रहती है। नेता लोग अपने नाम से तो प्रॉपर्टी लेते नहीं है, अपने दूर के रिश्तेदारों के नाम से लेते हैं, अपने दोस्तों के नाम से लेते हैं। तो पूरी जानकारी होना चाहिए, और जो जिसके नाम से है प्रॉपर्टी, रिश्तेदार के नाम से, दोस्तों के नाम से, उसको कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं डॉलर के सामने रुपया कमजोर पड़ रहा है, बार बार रुपया गिर रहा है, तथा अपना अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ रही है। क्या बोलेंगे? 14 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज भारत छोड़ के भागे थे, तो एक डॉलर की कीमत 1 रुपया थी। आज 1 डॉलर की कीमत कम से कम 77 रुपया है। ये सब हमारी सरकारों का निकम्मापन दर्शाता है। देश के भ्रष्ट नेताओं ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने, भ्रष्ट अफसरों ने भिन्न घोटाले करके भारत को इतना आर्थिक स्तर पे गिरा दिया है कि हमको 1 डॉलर खरीदने में 77-78 रुपये देना पड़ता है। तो फिलहाल जो राजनीतिक आरक्षण का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, हर पार्टी बोलती है कि हम आरक्षण लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देश के राजनेताओं ने आरक्षण का जहर पूरे देश में फैला रखा है। सत्ता के भूखे, वोटों के लुटेरे राजनेताओं ने आरक्षण का जहर इतना अधिक फैला दिया है कि पूरे देश का सामाजिक राजनीतिक वातावरण विकसित हो गया है। आरक्षण हर्षपुर व्यक्ति को बैसाखी से चलना सिखा रहा है। आरक्षण आदमी को पंगु बना रहा है, नपुंसक बना रहा है, भाई से भाई को जुदा कर रहा है। आरक्षण देना है तो आर्थिक आधार पर देना चाहिए। ये जातिगत आरक्षण देने की मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। आरक्षण जो गरीब तबका है, जो बेचारों सही में जिनको पैसे की जरूरत है आरक्षण को, उनको नहीं मिल पाता है। और भ्रष्ट लोग जो है, जो भरपूर पैसा है, जिनके पास भरपूर पैसा है, वो आरक्षण का फायदा उठाते हैं। ये बहुत गलत है। सरकार को इस बारे में नीति बनाना चाहिए कि आरक्षण का फायदा सिर्फ कमजोर तबके के लोगों को मिले। तो राजनीतिक आरक्षण के मामले में जैसे भाजपा जो है, जो राज्य सत्ता को कटघरे में खड़ा कर रही है, जैसे MP में, मध्य प्रदेश में राजकीय आरक्षण मिल चुका है, लेकिन अपने महाराष्ट्र में नहीं मिल चुका है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? राजनीतिक आरक्षण भी गलत चीज है ये। मैं देखता हूँ कि जैसे OBC हो गया या जनरल हो गया, जनरल
पिछले बार महाराष्ट्र यहाँ पे गोंदिया नगर परिषद का जनरल हुआ था अध्यक्ष का चुनाव, तो जनरल में ओबीसी भी चुनाव लड़ता है, जनरल में कोई भी लड़ता है, यानी जनरल में जनरल ही लड़ना चाहिए। एक तो जनरल को बहुत कम सीटें मिलती है, 50% तो ज़्यादा आरक्षण में चले जाता है, और फिर महिलाओं में चले जाता है, 15-20% जनरल को बचता है। तो जनरल में महिला भी लड़ने आ जाती है, जनरल में ओबीसी लड़ने भी आ जाता है, जनरल में SC/ST लड़ना आ जाता है। ऐसा एक कानून बनना चाहिए। मैंने एक हाई कोर्ट के वकील से बात किया था मेरे मित्र से, उन्होंने मैम बोला भाई अपने को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना है कि जैसे आरक्षण सामान्य है उसमें महिला नहीं आना चाहिए, जो महिलाओं के लिए आरक्षण होता है उसमें महिला ही लड़ सकती है, लेकिन पुरुष का जो सामान्य वर्ग है उसमें सिर्फ पुरुष ही लड़े, ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने बोला भैया तुम्हारा ये खारिज हो जाएगा ये मामला, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सामान्य वर्ग का है वो सामान्य को मिलना चाहिए, जो ओबीसी का है ओबीसी को मिलना चाहिए, जो महिला का है महिला को मिलना चाहिए। कोई भी घुस जाता है, यानी आरक्षण का एक मजाक बना दिया है। सर हमारे जैसे दर्शक है उनका भी एक सवाल है, प्रिया रामटेकी, इनका एक सवाल है कि जो प्राइवेट स्कूल में या फिर संस्था में जो न्यूनतम सैलरी रहती है उसकी भी एक मर्यादा होना चाहिए, जैसे कि 5,000-6,000 रुपये लेके 12 घंटे जब उनसे जॉब करवाते हैं, कितना सही कितना गलत, आप क्या बोलेंगे? मैंने देखा हूँ, समझा हूँ कि प्राइवेट स्कूलों में जो जिनको नॉन गारंटेड रहते हैं महिलाओं को, अध्यापकों को, अध्यापिका को 5,000 से लेके 10,000 तक के पेमेंट मिलता है, और जो गारंटेड स्कूल हैं उसमें 50,000 से लेके 80,000 तक के पेमेंट मिलता है। इतना असमानता नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकारों को, राज्य सरकारों को ये सब ध्यान देना चाहिए कि एक तय हो, समानता तय हो कि जो नॉन गारंटेड है उसको इतना पेमेंट देना ही होगा, और जो गारंटेड है उसमें इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं होना चाहिए। ये एकदम असमानता है बिल्कुल। 5-7 हज़ार में टीचर और अध्यापिका क्या अपना परिवार पाल लेगी? सर कुछ बहुत जगह ये आर्थिक शोषण का मामला आप बोल सकते हैं कि आर्थिक शोषण हो रहा है? हाँ, आर्थिक शोषण तो हो रहा है, क्योंकि गारंटेड स्कूल में अध्यापक को, अध्यापिका को सर्विस लगने के लिए 25 लाख से 50 लाख रुपए तक देना पड़ता है। यह उनका आर्थिक शोषण है। बेचारा 50 लाख रुपए पहले ही दे देगा अध्यापक, तो क्या बच्चों को शिक्षा देगा वो, क्या पढ़ाएगा वो? ये सोचने की बात है। सब आप भाजपा के पूर्व नेता भी रह चुके हैं और भाजपा नेता के नाम से आपकी ख्याति भी है। सर आप भाजपा में फिर घर वापसी करना चाहेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी मेरा शरीर है और कमल मेरी आत्मा है। मैं दिल से भाजपा ही हूँ, लेकिन भाजपा में जब तक नहीं जाऊँगा मैं, जब तक भाजपा अपना पृथक विदर्भ का मुद्दा पूरा नहीं कर देगी। मैं क्या है कि थूक के चाटने वाला नेता नहीं हूँ। मुद्दा पहले पूरा करो, उसके बाद मैं जाऊंगा। मेरे को 5 साल पहले नितिन गडकरी जी, मैं नागपुर गया था उनके जन्मदिन में 27 मई को, मेरे को बोले थे शैलबारी तो क्या कर रहा है आजकल? मैंने बोला भैया ऐसी ऐसी बात है, मैं विदर्भ कर रहा हूँ। तो बोले शैलबारी विदर्भ नहीं बन सकता, वापसी आ जा। मैं बोला सर वापसी नहीं आऊँगा मैं, जब तक कि पार्टी अपना वादा पूरा नहीं करेगी मैं नहीं आऊँगा। लेकिन दिल से मैं भाजपा हूँ, और मैं भाजपा का जो मैं प्रचार करता हूँ मीडिया में, उतना कोई भी नेता भाजपा का प्रचार नहीं करता। लेकिन भाजपा का मैं सदस्य नहीं बनूंगा तब तक भाजपा पृथक विदर्भ का मुद्दा पूरा नहीं करेगी। गडकरी जी ने कुछ दिनों पहले, एक दिन पहले ही ये घोषणा की है कि मेट्रो जल्दी ही गोंदिया से शुरू होने वाली है तथा उसका काम शुरू हो गया है। लगभग 1 से 1.5 साल लगेंगे और यहाँ के लोगों को नागपुर जाना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन उसकी दरें भी थोड़ी महंगी रहेगी। तो क्या बोलेंगे इस बारे में? वैसे तो नितिन गडकरी जो करते हैं वो पूरा अपना मर्दांगी से करते हैं और अपने वादे के पक्के रहते हैं, लेकिन मेट्रो बनने के पहले यहाँ जो हरामखोरी चल रही है पूरे देश में, गोंदिया से हम नागपुर जाते हैं पहले 50 रुपये में जाते हैं, अभी 1-2 दिन पहले रिजर्वेशन कराओ 250 रुपये देते हैं, और 250 रुपये जाने के 250 रुपये आने के, पहले 50 जाने के 50 आने के लगते थे। कोरोना काल में जो सिस्टम बनाए थे कि आरक्षण बिना जगह नहीं मिलेगी, आज सवारी गाड़ियों में जो पैसेंजर ट्रेन है उसमें खच्चा लोग भरे रहते हैं, वहाँ कोरोना का कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जो मेल है, एक्सप्रेस है, जो सुपरफास्ट है, इनमें ही कोरोना घूम रहा है। कोरोना के नाम पे यात्रियों को लूटा जा रहा है। ये लूट बंद होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष के सभी नेता खामोश बैठे हैं। सभी लोकसभा सांसदों को, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष को, जनता की आवाज़ उठाना चाहिए। रेल मंत्रालय से बात करना चाहिए कि भैया ऐसा कब तक चलेगा? आज 3 साल हो गए, देश को लूटा जा रहा है, जनता को लूटा जा रहा है। एक तो भीषण महंगाई पहले ही चल रही है और ट्रेन में भी लूटमार चल रही है, ऐसा बंद होना चाहिए। धन्यवाद सर। आज हमने विविध विषयों पर चर्चा की है। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी, तथा आप भी हमें अपने प्रश्नों के माध्यम से चर्चा का आप सदस्य बन सकते हैं, चर्चा में आप शामिल हो सकते हैं। आप हमें कमेंट करिए और ज़रूर बताइए आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। धन्यवाद। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट।